50 से 60 हज़ार बच्चा हर साल पाकिस्तान में पैदा होता है जो दिल के अमराज के साथ पैदा होता है। दिल का मसला होता है और जो भी मरूसी बीमारियां, उसमें दिल की मरूसी बीमारी सबसे कॉमन है। जब मदर के पेट पे बच्चा होता है, अगर मदर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, दिल की मतलब उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई दिल की बीमारी है और बहुत सारे, या एज ज्यादा है या एज कम है, पेट में होगा, उस वक्त आप डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको कोई मसला होगा उसमें। या फिर बच्चा नीला पड़ सकता है। अगर नीला पड़ता है या रंग चेंज होता है या एकदम से सांस बंद कर लेता है रोते रोते, तो आप सोचें कि उसमें दिल का कोई मसला है और आके एक ईको करवा लें। कि अगर ये बीमारियां हैं मदर को या फादर को, या मतलब बच्चा कंसीव करने से पहले की बात कर रहा हूँ, अगर आइडेंटिफाई हम कर सके, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है? अस्सलाम वालेकुम जी, फ्यूचर सोच के पॉडकास्ट के साथ मैं तैयब जजी आज फिर हम मौजूद हैं और ख़ास तौर पर आज इस बीमारी की बात करेंगे, बच्चों में दिल के अमराज की बात करेंगे। हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं बच्चे, पाकिस्तान में 100 में से एक बच्चा इस बीमारी के साथ पैदा होता है। और स्पेशली अगर हम नंबर्स की बात करें तो 50 से 60 हज़ार बच्चा हर साल पाकिस्तान में पैदा होता है जो दिल के अमराज के साथ पैदा होता है। और पाकिस्तान में इस अमराज के हवाले से जो ट्रीटमेंट के सेंटर्स है वो महदूद है, बहुत लिमिटेड है। NICVD है कराची में, जिसमें रिसेंटली उन्होंने काफ़ी जदीद मशीनें भी इंस्टॉल की, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। तो इस और क्या क्या वजूहात हैं इस बीमारी की, क्या मेजरमेंट है, किस तरह पता चलता है, क्या वजूहात हैं, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आलिया कमाल एहसन, जो कि उस वक्त मलेशिया में मौजूद हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। NICVD में भी असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और इसके अलावा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, और वो मलेशिया गई हैं इस मौजू पर मज़ीद स्टडी करने के लिए, ताकि पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के बच्चों का ट्रीटमेंट कर सकें। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आलिया, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम तैयब साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। जी, ऑब्वियसली हमारे लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आज हम इस मौजू पर बात करें और आप हमारे साथ मौजूद हैं। स्पेशली NICVD की अगर हम बात करें कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पाकिस्तान में, एक तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ऑलमोस्ट फ्री इलाज होता है वहाँ पे, ट्रीटमेंट होती है। और स्पेशली बच्चों की ये जो डिजीज़ है जिसमें बच्चों को पैदाइशी तौर पर दिल में सुराख हो जाता है और वो बहुत बाद में पता चलता है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। सो इस पर हम थोड़ा बात करेंगे। तो फॉर इंस्टेंस अगर किसी को हो जाता है, किसी बच्चे को, तो पेरेंट्स जो है किस तरह बच्चे को ऑब्जर्व करें कि क्या क्या बच्चे की बॉडी में या किस तरह की वो चेंजेस आती हैं, ये किस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, ये किसी बच्चे को कार्डिक इशू के है कि नहीं, तो वो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? 2-3 चीज़ें जो आपको लगता हो कि फिजिकली यही अगर सिम्टम्स हैं कि ये जो है वजूहात उसकी बॉडी में आ रही हैं, तो इसका मतलब उसको कार्डिक का प्रॉब्लम है उस बच्चे को। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पेरेंट्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स पैरामाउंट, क्योंकि जितना आप एजुकेट करेंगे मास्टर्स से उतना आसानी हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप डिटर्मिन, जिस तरह मैंने आपसे कहा, आपने खुद बताया कि 1 in 100 में दिल का मसला होता है और जो भी मरूसी बीमारियां, उसमें दिल की मरूसी बीमारी सबसे कॉमन है, ठीक है, और उसकी अमवात भी सबसे कॉमन है। तो उसमें यह है कि सबसे बड़ी बात है, अगर हम शुरू करते हैं कि जब मदर के पेट पे बच्चा होता है, अगर मदर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, दिल की मतलब उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई दिल की बीमारी है और बहुत सारे, या एज ज़्यादा है या एज कम है, या एक बच्चा पहले से दिल का मसला है या फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री है, तो उन सबको अपना फीटल इको कराना चाहिए। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि उससे जो है, जब बच्चा पेट में होगा उस वक्त आप डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको कोई मसला होगा। इसके मैं एक छोटी एग्जांपल देती हूँ। इसी तरह मेरे दोस्तों में से किसी ने जो है अपने एक मदर को भेजा था, अपनी बेगम को भेजा था मेरे पास, कि हमें लगता है कि मतलब हमें किसी ने बताया है कि इसमें कोई मसला है, तो हम क्या करें। तो व्हाट वी डिड इज, हमने फीटल इको किया, उससे हमें पता चल गया कि इसमें दिल की वो मसला है जो कि फौरन पैदाइश के बाद उस बच्चे को मसला होगा। तो हमने उनको पहले ही काउंसिल कर दिया, फिर उनके लिए जो है जिन हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट हो सकती है वहाँ भेजा, तो दे वर एडमिटेड, और उसके बाद फिर उनकी मैनेजमेंट हुई, फिर उसमें स्टेंट डाला, और अब जो है वो बच्चा इस तरह का है कि अब जो है उसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए जो सर्जरीज करते हैं वहाँ भेज सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो हमने किया।
इस तरह हम लोग बहुत सारे इस तरह एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हमने जो है ना एक NICVD में एक डिपार्टमेंट शुरू किया है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। इसको कहते हैं कार्डियो। कार्डियोप्स मीन्स जितनी फीमेल्स दिल का मसला है, चाहे वो पैदाइशी हो या फिर उनको बाद में हुआ हो या उसमें जो है कोई वाल्व पड़ा हो, कोई भी दिल का मसला हो या फट्टे कमजोर हो, कोई भी, अगर वो प्रेग्नेंट है तो दे कम टू आवर, इट्स फ्री ऑफ चार्ज एट NICVD कार्डियोप्स के नाम से। वंस अ वीक है फ्राइडे को। डॉक्टर हना इज द प्रोग्राम डायरेक्टर और उनको हम मैनेज करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को ना मैनेज करने का इत्तेफाक से कोई है नहीं पाकिस्तान में ना। इट्स अ वेरी, वो भी एक इमर्जिंग फील्ड है। उसमें यह है कि हम उसको फॉर 9 months हम उनको मॉनिटर करेंगे, कोशिश करेंगे। गायनेकोल इसमें सिर्फ एक नहीं होगा, उसमें एनेस्थेटिक, गायनेकोलॉजिस्ट, एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट सब ऑन बोर्ड होते हैं, सब मिलकर उस पेशेंट को पूरा फॉलो करते हैं। और फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको भी मैनेज करते हैं, इवन डिलीवरी के बाद भी उस पेशेंट को फॉलो करते हैं फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो दैट इज अ वेरी गुड डिपार्टमेंट एंड इनिशिएटिव। अच्छा, अब अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें क्या मसले हो सकते हैं उसमें, या फिर बच्चा नीला पड़ सकता है। अगर नीला पड़ता है या रंग चेंज होता है या एकदम से सांस बंद कर लेता है रोते रोते, तो आप सोचें कि उसमें दिल का कोई मसला है और आके एक इको करवा लें। या फिर बच्चा जो है थक जाता है या उसको बहुत पसीने आते हैं, दूध पीते पीते उसको पसीने आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि वो दिल खोल के दूध नहीं पीता, छोड़ छोड़ के पी रहा होता है, थक जाता है, उसका भी आप इको करा के देखें। मोस्ट लाइकली उसके दिल में ना कोई सुराख होगा। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें दिल का मसला नहीं, उनमें करंट का मसला होता है। तो उसमें ये होता है कि कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी आपको बता देते हैं कि उनको कोई आवाज आ रही है, स्टेथ्स लगाते हैं, उनको लगता है कि कोई आवाज आ रही है तो उसका एक इको करके देख लें। कभी कभी बच्चों में कुछ भी नहीं होता लेकिन उनको लगता है कि इको करके देख लें। इस तरह बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं, फिर पता चला उनको सुराख थे। अभी जो है हम लोग फिर डिवाइस, मतलब कोई हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं है हर ऑप्शन में सर्जरी हो, कुछ आप डिवाइस से भी क्लोज कर सकते हैं। तो आपने एंजियोग्राफी करना है और उससे क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ मसला ये होता है कि उनका जो है दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उनका दिल जो है कमजोर हो जाता है। उसका भी अलग से मैनेजमेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को बार बार सांस की बीमारी हो रही है, वो ठीक नहीं हो रहा, आप बार बार इलाज करा रहे हैं, नमोनिया का, सब चीजों का, बच्चा ही ठीक नहीं हो रहा, तब भी आप एक्सपेक्ट करें कि उसको हो सकता है कि दिल की कमजोरी का मसला हो। सो देयर मल्टीपल इलामात होती हैं जिसपे आपको थोड़ा सा शुबा हो जाता है कि शायद दिल का मसला है, तो एक इको करा कर जो है ना आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे आपने अभी बताया था कि पेरेंट्स को भी जैसे कुछ बीमारियां होती हैं तो ब्लड लाइन के थ्रू भी बच्चों में इस तरह के डिजीजेस आ जाती हैं, जो ठीक है जैसे आपने बताया। सो मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो माँ, मदर में या फादर में मौजूद हो और उनको ये चाहिए कि मतलब ये कोई बीमारियां बता सके कि फादर में, मदर में अगर है तो वो पहले ही इस अपनी जो है वो डाइट को या अपने डिजीज को क्योर करवाएं, वरना उनके बच्चे में ये कार्डिक इश्यूज या हार्ट के जो बच्चों में इश्यूज है वो आ सकते हैं। वो कोई आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि अगर ये बीमारियां हैं मदर को या फादर को, या मतलब बच्चा कंसीव करने से पहले की बात कर रहा हूँ, अगर आइडेंटिफाई हम कर सके, ऐसा तो पॉसिबिलिटीज है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मसला ये है कि डेफिनेटली प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, अब आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ आ गया है कि हमारी मदर्स जो है मैल नरिश्ड हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट अ ट्रुथ, जिसको आप कहीं से भी डिनाई नहीं कर सकते। डेफिनेटली एक मैल नरिश मदर होगी, वो मैल नरिश बच्चा ही जन्म देगी, जिस मतलब उस पैदा करेगी, तो उसमें जो है दिल की बीमारियां, मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती है, दिमाग की बीमारियां हो सकती है, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो मदर की मैल नरिशमेंट पे खूब आपको वर्कआउट करने की हमें जरूरत है। उनको अच्छा खुराक दे, उनको अच्छी ग़िज़ा दे, उनको 9 months आप कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर करें। अब दूसरी बात है, जिस तरह बहुत सारी कुछ मदर्स हैं, हम लोग चूंकि OPD कर रहे हैं तो हमें पता है, जिस तरह उनको पहले मतलब उनको पैदाइशी तौर पे दिल का मसला नहीं था, लेकिन द थिंग इज बाद में दिल का मसला हो गया किसी वजह से भी, रोमेटिक डिजीज की वजह से, या वो उनकी वजह से स्टेंट अंदर पड़ गया, या फिर कुछ है जिसकी वजह से वो कुछ दवाइयाँ ले रही हैं जिसमें बच्चों में मसला हो सकता है, तो उनका चांसेस बहुत होते हैं। इसी तरह कुछ मदर्स होती हैं, कुछ मदर्स हैं जिनको जो है दिमागी तौर पे कुछ साइकेट्रिक इश्यूज हैं, उनमें वो कुछ दवाइयाँ ले रही हैं, उनको करवाना चाहिए। डायबिटीज बहुत बड़ा मसला है,
डायबिटीज जो है वो पूरे बच्चे का ना, सिर्फ दिल का नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ मसले कर सकती है। तो डायबिटीज इज अ वेरी बिग इशू। इसी तरह अगर फैमिली हिस्ट्री में है, मतलब एक बच्चा है तो उसके 10% चांसेस बढ़ जाते हैं इन सक्सेसिव प्रेगनेंसी। मदर में फर्ज करें, अगर जिस तरह मैं मदर हूँ, अगर मुझे ASD या सुराख है तो मेरे बच्चे में चांसेस 5 to 10% बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर फादर में अगर सुराख है या कोई और मसला है या पैदाइशी मसला है तो उसमें भी चांसेस हर प्रेगनेंसी में बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत सारी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। कुछ ये कहते हैं कि इन्फेक्शंस, अगर मदर जिस तरह पैदाइशी, मतलब जब वो हमल के दौरान जो है इन्फेक्शन हो जाए, कोई रूबा वायरस, बहुत सारे डिफरेंट वो इन्फेक्शंस हैं, वो हो जाए तो उसकी वजह से भी दिल की मसले हो सकते हैं। और अगर कोई सिंड्रोमिक बेबी है, सिंड्रोमिक बेबी का मतलब ये है कि वो उसको जो है मल्टीपल, जब हम कहते हैं ना कि एक होता है एक मसला ना, अगर 4-5 मसले एक साथ हो जाए तो उसको हम सिंड्रोमिक करते हैं, उसको एक सिंड्रोम में डालते हैं। तो अगर इस तरह के हैं सिंड्रोमिक बेबीज होते हैं तो उनमें भी दिल का मसला पार्ट होता है उसका, तो उसमें आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट ये है कि आप फीटल इको इज अवेलेबल थ्रू आउट पाकिस्तान, डिफरेंट सेंटर्स हैं। NICVD खुद कर रहा है, NICVD दोनों एक्चुअली ऑप्शंस दे रहा है, जो फ्री का ऑप्शन भी है और प्राइवेट भी दे रहा है। और प्राइवेट इज वेरी चीपर, मीन्स अगर वही इको आपको प्राइवेट में 20,000 तक का, 18,000 तक का पड़ रहा है तो NICVD इज डूइंग इट इन 6,000, सो इट्स वेरी रीजनेबल। और अगर आपको लगता है कि आप लाइन में नहीं लग सकते चीजें, तो यू कैन ऑल्सो अवेल दैट एज वेल। जैसा हम बात कर रहे थे कि अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, पैर मदर हो या फादर हो, सो मुझे ये बताएं, और आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, क्या रीज़न है? जब मैं आज रिसर्च कर रहा था तो मुझे नंबर्स जो मेरे सामने आए वो बहुत शॉकिंग है कि पाकिस्तान में 50 to 60,000 एवरी ईयर जो ना बच्चे पैदा होते हैं हेल्थ डिजीज़ के साथ, और जिसमें ना नंबर 1 तो ये आपका जो है ना हार्ट डिजीज़ है, जिसमें होल हो जाता है बच्चे को, या जिस डिजीज़ की आप स्पेशलिस्ट हैं। तो मुझे बताएं, आपकी नज़र में पाकिस्तान में ये नंबर इतने क्यों बढ़? बेसिकली वही जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि मदर्स की हेल्थ सबसे ऑप्टिमम है। अगर आप इफ यू कैन नॉट हैव अ हेल्दी मदर, यू कैन नॉट हैव अ हेल्दी नेशन, सिंपल सी बात है। तो आपको उनकी हेल्थ पे अगर आप देखें कि बिल्कुल BMI कुछ भी नहीं होते, मैल नरिश मदर्स होती हैं, थ्रू आउट प्रेगनेंसीज वो काम कर रही होती हैं, ना अपने हेल्थ का ना अपनी मल्टीविटामिन्स का किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखती हैं, उसके बाद फिर वो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बच्चा हेल्दी हो सकता है? सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हाँ, फैमिली हिस्ट्री अगर होगी, आपस में इंटर मैरिजेस होंगे तो उसमें चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े रीजंस है। थर्ड यही कि मतलब लोगों में जो है नॉलेज का जो है ना फुकदान है। तो अगर इफ़ यू नो दिस, इफ़ यू नो द हिस्ट्री, देन यू कैन ट्राई टू अवॉइड इट। चौथी बात ये, डेफिनेटली अगर आपका एक बच्चा किसी वजह से भी, जिस तरह मैं बता सकती हूँ कि हमारी फैमिली में भी एक बच्चे का था, तो व्हाट वी डिड इज के पैदा होने के बाद हमने उसको इको किया, हम लोगों ने जो है उसको कंफर्म करके उसको मैनेजमेंट करवाई, एंड विद टाइम वो खुद ही बंद हो गया इत्तेफाक से। सो द थिंग इज, इफ यू नो अबाउट इट देन यू कैन मैनेज। तो बेहतर है कि आप जो है ना उन स्ट्रेटजीज में जो कि अवेलेबल हैं उस पर काम करें। और ख़ास तौर पे अच्छा, एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि वही जो मैंने आपसे कहा ना कि इमेजिंग इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड। 90s में ये डेवलप हुई थी जब ये कलर डॉपलर वगैरह आया था, उसके बाद से जो है ये कंटिन्यूसली डेवलप होती जा रही है। और अब इस तरह का आप कह सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज ये हैं कि आप नॉन इन्वेजिव तरीके से, नॉन इन्वेजिव मीन्स कि आपने कोई इंटरवेंशन नहीं करना, कोई ये क्या कहते हैं सर्जरी नहीं करनी, आप चीज़ों को डायग्नोज करें और उनको ऑप्शंस पे काम करें। सो दैट इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और इसी पे जो है अब पूरी दुनिया नॉन इन्वेजिव की तरफ जा रही है, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, बंदा जो है वो स्टेथ लगा के सुनता था और उसके बाद फिर एंजियोग्राफी करके ना चेक करता था। एक बंदे का मैंने बड़े मजे का कहानी थी, उसके जो है उसने 18, उसके इतनी जबरदस्त स्किल्स थे, उसने शायद 1800 में से 1700 बिल्कुल सही पकड़े थे। मीन्स हर बंदे को एंजियोग्राफी से गुजारा था। अब विद दिस एडवांसमेंट आप जो है बगैर एंजियोग्राफी किए हुए चीज़ें डायग्नोज कर सकते हैं, ऑप्शंस पे काम कर सकते हैं और उसको
डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं, और हो सकता है कि अनफॉर्चुनेट ऐसे भी हैं जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास, तो वो भी आप कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू गो थ्रू द होल सिस्टम. अच्छा, मुझे जैसे आपने कोई रिसर्च भी की है, मुझे उस बारे में बताएं, रिसर्च पेपर के ऊपर लिखा था, वो क्या था और जरा उसकी कुछ फाइंडिंग्स अगर इन शॉर्ट बता. मैंने एक रिसर्च पेपर किया था, मेरे सुपरवाइजर ने कहा था कि ऑन अडल्ट कंजेनाइटल, जिस तरह के ये मरूसी बीमारियां जो है अब इनका इलाज मौजूद हो रहा है, जब ये इलाज आप दे रहे हैं तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है ऑल ओवर द ग्लोब. इनको कहते हैं GUHS, मीन्स ग्रोन अप हार्ट डिजीजेस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस. अब ये ओवर 4%, मतलब आपके जो इतने बच्चे मरूसी दिल की बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं, वो ओवर 70% जो है वो 18 साल से अबव हो रहे हैं, और उसमें 4% ऑफ द पॉपुलेशन है ये. मतलब इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. देखिए, मजे की बात है, इनके लिए खास तौर पे ग्रोन अप अडल्ट कंजेनाइटल सेंटर्स मौजूद नहीं है, जो कि एक इल्मिया है. तो इस पे मैंने जो है ना एक अपना, हम लोग एक्चुअली NICVD में ना हम सारे कंजेनाइटल देखते हैं, चाहे वो 70 साल की खातून भी आई हुई हो या पैदाइशी मतलब एक घंटे का बच्चा भी हो. तो उस पे मैंने काम किया था. तो हमारे पास अच्छा खासा इस तरह का नंबर था जिनके पास. अच्छा, इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इनका कंजेनाइटल हार्ट का प्रॉब्लम होता है और चीज़ें, तो इनको अगर आप इसको अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं भेज सकते, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड इन दिस स्पेशलिटी. मरूसी बीमारी की स्पेशलिटी पे वो ट्रेंड नहीं होते, ऑल्दो वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं, दे डू नॉट नो, दे डू नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअली द पूरी पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी. सो उनमें पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है. तो उस पर मैंने पे काम किया था कि कितनी सारी खवातीन हैं जिनको 3rd प्रेगनेंसी के बाद 3 बच्चे हो गए, फिर पता चल रहा है दिल में सुराख है, और बहुत सारी चीज़ें. सो इट्स उनके लिए एक डेडिकेटेड, मेरा उसका प्रपोज करने का रीज़न ये था कि इस पे एक रजिस्ट्री पे काम करना शुरू किया, और उसका मकसद ये था कि इनके लिए एक डेडिकेटेड सेंटर होना चाहिए थ्रू आउट पाकिस्तान. अच्छा, मुझे बताइए, ये जो आप रिसर्च अब कर रही हैं, इसमें इसके रीजंस क्या हैं? पाकिस्तान में कितने पेशेंट्स एनुअली आइडेंटिफाई होते हैं, और क्या जो सॉल्यूशंस हैं, इस पर तो आप बता सकते हैं? एक्चुअली हम जो है एक पीट्स कार्डियोलॉजी का सबसे बड़ा यूनिट है ऑल ओवर पाकिस्तान. उसका सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एक यूनिट के अंदर मल्टीपल यूनिट्स आ रहे हैं. जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमारे जो है डिफरेंट सिंध के डिफरेंट शहरों पे भी हमारे छोटे छोटे सेंटर्स हैं जहाँ से डायग्नोज करके वही बच्चा फ्री में यहाँ पहुँच जाता है. और सबसे बड़ी बात है, अगर इवन लाहौर, इधर मतलब पंजाब, KPK, वहाँ से भी बच्चे, क्योंकि वहाँ जब तक सेहत कार्ड था तो वो लोग वहाँ इलाज कर रहे थे. जब सेहत कार्ड का प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसमें इंडक्शन शुरू हो गए, तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ चूँकि फ्री हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है. अगर मैं अपने वार्ड की बात करूँ एनुअली, जिस तरह मेरा भी रिसर्च, मैं अपने रिसर्च के लिहाज से बता सकती हूँ, ओवर 150, मेरा 1 साल से चल रहा है, ओवर 150 बच्चे सिर्फ और सिर्फ दिल की कमजोरी के वाले हैं. अगर मैं अपने वार्ड की बात करूं, अगर 150 में से आधे बच्चे वो वाले एडमिट हुए हुए हैं जिनमें दिल की कमजोरी है. उस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, उन पे डिफरेंट दवाओं के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि उनका अनफॉर्चुनेटली जो 1/3, जिस समय आपसे कहा ना, इसमें 1/3 है. 1/3 खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, 1/3 क्रॉनिकली चलते रहेंगे, और 1/3 जो है अनफॉर्चुनेटली वो होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता. पाकिस्तान में आपको पता है कार्डियक ट्रांसप्लांट का भी जो है कोई नहीं है अनफॉर्चुनेट. अगर इसी तरह हमारे पास कोई एक हार्ट फेलियर की भी एक क्या कहते हैं सब स्पेशलिटी है, उसमें कोई करके आएगा तो इन बच्चों के लिए भी एक ऑप्शन मिल सकता है. तो उस पे जो है मेरी स्टडी चल रही है. डिफरेंट ड्रग्स के बारे में, एक ड्रग है उसके बारे में देख रहे हैं कि उसका क्या ऑप्शन है, और उसको जो है फिर सिंध गवर्नमेंट या डिफरेंट डोनर एजेंसीज उसको मतलब पे डोनेट कर सकती है ना. इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट उसका हार्ट फेलियर पे बहुत अच्छा रिजल्ट है इन एडल्ट्स, तो उसी को हम लोग मैं देख रही हूँ इन पीड्स. सो दैट्स अ वेरी गुड स्टडी आई एम डूइंग. अच्छा डॉक्टर आलिया, मैंने कहा इसका रीजंस क्या है? ये जो आप कह रहे हैं आपके वार्ड में ये इन बच्चों की तादाद ज्यादा होती है. अच्छा, इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें मारूसी होती हैं, बहुत सारी चीजें मारूसी के साथ जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं. इसमें जो है एक हेपेटाइटिस के बाद, एक छोटा सा हेपेटाइटिस यरकान के बाद भी दिल कमजोर हो सकता है बार, लेकिन ये हर एक के साथ नहीं होता. जिनमें पोटेंशियल होता है जेनेटिक के वो हो सके, सिर्फ उनके अंदर होता है.
फिर मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हैं, मुख्तलिफ या पैदाइशी तौर पे वो दिल इस तरह का है, ये भी रीज़न हो सकता है। मतलब इसमें या फिर फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है जिसमें जो है डिफरेंट सडन डेथ्स की, मतलब अभी खेलते खेलते एकदम से मर गया, इस तरह की डिफरेंट हिस्ट्रीज होती हैं। दीज आर मल्टीपल रीजंस, और ये हमारी अच्छी खासी जो है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में ना, ये अच्छी खासी हमारी पॉपुलेशन है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है उससे थोड़ा सा बात करूँगा। स्पेशली हमारे यहाँ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कम है। पेरेंट्स की बात करें तो बच्चों को हमारे यहाँ मुख्तलिफ फील्ड्स की तरफ तो वो ऑब्वियसली उन्हें जो है गाइड करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स में ज़्यादा जो डॉक्टर्स होते हैं मेन जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उस पर ही डॉक्टर्स स्पेशलाइज करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जो जनरली लोगों को मालूम भी नहीं होता कि बच्चों में भी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो इस तरफ जाना क्यों हुआ, कैसे सोचा, और थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएं अपनी, कैसे स्टार्ट किया। ओके, थैंक यू तैयब साहब, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस, मैं NICVD में काम करती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीड्स कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। पीड्स कार्डियोलॉजी वाकई एक डेवलपिंग फील्ड है। इट्स अ वेरी कह सकते हैं कि न्यू फील्ड है, इट्स अ इमर्जिंग फील्ड। इसको 100 साल भी नहीं हुए अभी पूरी दुनिया में, और ये हर साल उसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, नई चीज़ आ रही है। उसके बाद मैंने NICVD में ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ पिछले 3-4 साल से। इससे पहले जो है मेरा पीड्स कार्डियोलॉजी का जर्नी ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स का है। अभी जो है मैं 3rd फेलोशिप के लिए, मतलब एक और फेलोशिप सब स्पेशलिटी के लिए पीड्स कार्डिक इमेजिंग में मलेशिया आई हूँ। तो इट्स लाइक इमर्जिंग फील्ड। इसमें जो है बहुत सारे इसमें पाकिस्तान में इतने लोग नहीं हैं, और ये वजह थी कि मैंने इसको ज्वाइन किया। पीड्स कार्डियोलॉजी में जिस तरह आपको पता है कि बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में, आप गिनती के बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है। इस तरह आपने कहा है ना कि बच्चों की बीमारियां कैसे होती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, इनका पता क्यों नहीं चलता। मजे की बात है, हम जो है फीटल इको करते हैं, इसकी भी सहूलत NICVD में मौजूद है, जिसमें बच्चा जब पेट में होता है तो उस वक्त ही हम डिटरमिन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम होगी और उसको किस तरह मैनेज करना है, या फिर वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा या वक्त के साथ नहीं होगा। वो सारी चीजें हम उस वक्त बता सकते हैं। अब जब पीड्स कार्डियोलॉजी की बात होती है तो पहले तो पीड्स कार्डियोलॉजी है क्या। बच्चों में जो मौरूसी बीमारियां हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है दिल की बीमारी है। तो ये मौरूसी तौर पे जो है बच्चों में मौजूद होती है। ज्यादातर हम लोग इस पे डील करते हैं पैदाइशी तौर पे, या फिर उनमें जो लोगों में कॉमन तरीन होता है सुराख होता है, ये नीलाहट की बीमारी होती है, या करंट की भी बीमारी होती है। मीन्स बाकी सब दिल बिल्कुल ठीक है लेकिन करंट सही नहीं है, उसमें बहुत मतलब दिल बहुत तेज धड़क रहा है या बिल्कुल ही नहीं धड़क रहा, उनको जो है बैटरी लगानी पड़ रही है। ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो है कुछ में जेनेटिक तौर पे जो है दिल की कमजोरी की भी बीमारी होती है। वो वक्त के साथ या कोई इन्फेक्शन या किसी के बाद में इलामात जाहिर होते हैं जिसमें दिल मौरूसी तौर पे कमजोर हो जाता है, और वक्त के साथ भी मतलब किसी इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है। और ये अच्छी खासी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ और हम इनमें भी डील करते हैं। सो ये इन सब में जो है हम लोग बेसिकली एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डील करता है, और इसके लिए हम लोगों ने NICVD में पूरा एक डिपार्टमेंट है, और सिर्फ NICVD मेन में नहीं, हमने पूरे सैटेलाइट सेंटर्स हैं। देयर आर अराउंड 9 सैटेलाइट सेंटर्स। इसमें जो है हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, TMK, उसके अलावा छोटे छोटे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम इको और सबकी सहूलत है, जिसमें हम रीजनल इको करके उसको फिर जो है मेन सेंटर में भेजते हैं। तो उसमें ये होता है कि डायग्नोसिस आप यकीन नहीं करेंगे कि 10-10, 12-12, 20-20 साल तक बच्चा जो है उसको पता ही नहीं है कि वो पैदाइशी तौर पे नीले जो हम कहते हैं ना ब्लू बेबीज, साइनोटिक बेबीज, उसका शिकार है। फिर इको करके पता चलता है दैट इज ड्यू टू कार्डियक कॉज। उसके बाद फिर उसको मेन सेंटर भेजते हैं, या फिर कुछ सेंटर्स में हमारे यहाँ जो है वो सर्जरीज की सहूलियत मौजूद है तो उस लिहाज से करते हैं। बेसिकली हमने पूरा एक प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है जिसमें हम डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक पूरा बच्चा मैनेज करते हैं। अच्छा, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीड्स कार्डियोलॉजी काफ़ी हद तक पाकिस्तान में डेवलप हो चुकी है, लेकिन इसकी सब स्पेशलिटीज का टाइम है अभी, इट्स इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। जिस तरह एक बंदा जो है कनाडा से EP में पीड्स कार्डिक EP में करके आया, ही इज ऑल्सो वर्किंग एट NICVD।
सो ही इज़ द फर्स्ट वन इन द होल पाकिस्तान। इसी तरह मैं इमेजिंग में करके आ रही हूँ, क्योंकि ऑल्दो हमारे यहाँ CT CMR के बारे में आपने सुना होगा, इको के बारे में भी, लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में जो है कोई पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है जो कर रहा है। हार्डली सिंध में एक भी नहीं है। ये अडल्ट वाले करते हैं बच्चों के, जिस तरह हम वो भी कर रहे थे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एक तो अपॉर्चुनिटी है, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट। क्योंकि मज़े की बात है, यहाँ आकर तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हम लोग तो एक इको भी सही तरह नहीं करते। दुनिया बहुत आगे गई हुई है और बहुत कुछ डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर आलिया मुझे एक चीज़ पूछनी थी। ऑब्वियसली आप इस फील्ड में बहुत अरसे से काम कर रही हैं, एक ऐसा प्रोफेशन है कि स्पेशली से आपने कहा कराची में या पाकिस्तान में पीडियाट्रिक या पीड्स के जो कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत कम है। सो आप जो स्टडी करने गई हैं उसके बारे में बताएं कि क्यों आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको मज़ीद जो है ना एडवांस स्टडीज़ करनी चाहिए, और वो जो स्टडी आपने करने जा रही है वहाँ पर वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। कि जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि पीड्स कार्डियोलॉजी पाकिस्तान में काफ़ी हद तक डेवलप हो गई है, लेकिन अब जो है सब स्पेशलिटीज़ का ज़माना है। इसमें बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें एक आपकी इंटरवेंशन है, दूसरी आपकी इमेजिंग है, तीसरी आपकी EP है, चौथी आपकी हार्ट फेलियर है, फिर अडल्ट कंजेनाइटल है, और उसके अलावा जो है कार्डियो ऑप्स हैं। ये बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ हैं। इसमें जो है अभी जो है बहुत गैप है और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो मुझे जो है वैसे पीड्स कार्डियोलॉजी मैंने इसलिए चूज़ की थी, मुझे एक्चुअली कह सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा से बच्चों के दिल से ना एक इंटरेस्ट था। एक तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मेडिसिन, इट्स ऑल्सो अबाउट इंटरवेंशन। आप इसमें जो है मतलब इतनी खुशी होती है, जिस तरह एक बच्ची है डाउन सिंड्रोम की, उसमें पाकिस्तान में जो है कोई भी उसको ऑपरेट नहीं करेगा। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। सो व्हाट हम इत्तेफाक से वो मुझे मिली, मैंने उसका इको किया। इको के बाद मैंने देखा कि मैं इसको वाई नॉट 18 साल की डाउन सिंड्रोम बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, अपनी सारी चीज़ें कर रही है, तो हमने डिवाइस लगाने का सोचा। फिर हमने उसको उसके लिए एडमिट किया, फादर्स को काउंसिल की, उसके लिए एडमिट किया, डिवाइसेबल निकली, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें करके उसको डिवाइस लगा दिया। सो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन कि आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप सर्जरी के लिए जाएं। अगर वो इंटरवेंशन भी कर सकते हैं तो दैट इज़ व्हाट वी डील इन। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आप डायग्नोस करें। डायग्नोस के लिए इमेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। जब तक आप जिस तरह फीटल इको है, पीड्स इको है, इसके अलावा T है जिसमें आप जो है एक कैमरा डाल के देखते हैं, उसके बाद फिर आपका CT आ जाता है जिसमें आप जो है पूरा बच्चा सारे प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। फिर CMR आ जाता है जिसमें ये आप है कि आपको बगैर कुछ किए, मतलब बच्चे एक पूरा इमेजिंग के थ्रू आप उसके फंक्शन सारी चीज़ें एवेलुएट कर सकते हैं। सो मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट था कि मैं इमेजिंग में, चूँकि कोई भी नहीं है NICVT में और सिंध में, तो हम जो है इसको डेवलप करें। तो उसके लिए जो है मुझे मलेशिया में अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके लिए मैंने उसको एम्बार्क किया, फ़ौरन ग्रैब किया और मैं आ गई। ये भी है कि हमारे सर्जन्स वगैरह की भी कमी है जो कि कम्प्लेक्स करें। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कि एक तो होता है ना कि सिर्फ होल है, एक ही होता है कि उसमें दिल का एक पट्टा कमज़ोर है, एक पट्टा छोटा है, मतलब मुख्तलिफ मसले होते हैं बहुत, उनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो वो भी यहाँ सर्जरीज कर रही हैं, तो वो भी सीखने का मौका मिल रहा है। सो दिस इज़ वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि आप इतने लोगों के साथ अंडर वन रूफ ये सारी चीज़ें सीख कर फिर अपने कंट्री में आकर उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और पायनियर बन सकते हैं इस फील्ड के लिए। इसमें मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी डॉक्टर ताहिर सगीर का, जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कि उन्होंने महसूस किया कि देयर इज़ अ गैप जिसको फिल करने की ज़रूरत है। जैसे आपने बताया कि वहाँ पर प्रैक्टिस डिफरेंट है, तो मलेशिया में और यहाँ पर आप जो आप ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, आपको हॉस्पिटल्स के विजिट्स भी करवाते होंगे, यहाँ आप काम करती रही हैं, और यहाँ पर आपने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में तो काम कर ही रही थी। तो क्या प्रोफेशनली डॉक्टर्स की जो प्रैक्टिस है उसमें क्या क्या 3 से 4 चीज़ ऐसी जो आपको लगती है बहुत फ़र्क है, मतलब हमारे यहाँ, चाहे उसमें हम एथिकल प्रैक्टिसेस की बात करें या प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बात करें एज ए डॉक्टर, तो क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है वहाँ पर? ओके, मलेशिया में सबसे बड़ी बात यह कि मैं IGN में आई हूँ। IGN इज़ टॉप 29 हॉस्पिटल्स अराउंड द ग्लोब में आता है। सबसे बड़ी बात है
दूसरी बात है, इनकी हर चीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जो है पूरी कोलैबोरेशन की हुई है एंड दे आर बीइंग मॉनिटर्ड, तो दे हैव टू कंप्लाई। तो उनकी कंप्लायंस अमेजिंग है, हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस है। ये नहीं कि आप, सिंपल सी बात है कि हम इमेजिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है छोड़ देते हैं, बट यहाँ ये है कि इफ़ यू कैन नॉट सी, इट्स नॉट देयर, सिंपल सी बात है, इट्स नॉट देयर। और ये हर चीज़ जो हर एक से डिस्कस करते हैं, सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं होता कि आज किसी ने डिसाइड किया दूसरे दिन बच्चा पहुंच गया। बच्चे बाकायदा इनके यहाँ हर चीज़ पैक्स पे मौजूद हैं। एक बंदे ने किया, पूरी फैकल्टी देखती है, फैकल्टी देखेगी, उस पर डिसीजन होगा और उसके बाद फिर उस बच्चे पे कोई ना कोई एक्शन होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दे प्रैक्टिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इकोकार्डियोग्राफी का भी है, जिस तरह इको मतलब एक नॉर्मली अल्ट्रासाउंड, दिल का जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके लिए भी वो जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। और सिर्फ वो डॉक्टर्स नहीं, उनके CVTs, टेक्नीशियंस सब वही फॉलो करेंगे। इट्स गोइंग टू बी यूनिफॉर्म। ये नहीं कि एक बंदा इस तरह कर रहा है, दूसरा बंदा इस तरह कर रहा है। इट्स गोइंग टू बी यूनिफॉर्म, इट हैज टू बी फेयर। अच्छा, अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे बड़े मैंने ये देखी है कि दे डिस्कस विद इंटरनेशनल पीपल। उनके अगर डॉक्टर, जैसे डॉक्टर लियोंग के कॉन्टैक्ट्स हैं तो ही विल डिस्कस विद दैट। ये इनका ICU में पीडियाट्रिक कार्डियक इंटेंसिविस्ट है, एक नहीं तीन है। मतलब ये कि जो ICU में डॉक्टर्स काम करते हैं उन्होंने उसमें स्टडी किया हुआ था, उनके इंटेंसिविस्ट होते हैं। हमारे पाकिस्तान में अमूमन जो है पीडियाट्रिशियन ही ICU में स्पेशलाइज करके पीड्स कार्डियक पेशेंट्स देखता है, लेकिन यहाँ पीडियाट्रिशियन पीड्स कार्डियोलॉजी के बाद ICU में स्पेशलाइज करके देखता है। तो उनको जो है कार्डियोलॉजी के हवाले से सारा कुछ पता होता है, उनकी मैनेजमेंट का तरीका और चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। डॉक्टर आलिया, मैं जैसे आप मलेशिया में हैं, मैं इस पे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मलेशिया में ख़वातीन का मतलब उनकी एम्पावरमेंट से रिलेटेड या ख़वातीन के प्रोफेशनल लाइफ में इनपुट कितना है? पाकिस्तान में हम एज एन डॉक्टर या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे यहाँ हर साल मेडिकल की एडमिशन्स होते हैं, तकरीबन 60-70% ख़वातीन को, लड़कियों को एडमिशन्स मिलते हैं। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि वो अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करने से पहले 30% ख़वातीन की शादी हो जाती है और मेडिकल की एजुकेशन वो नहीं कंटिन्यू करती। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी और 30% जो रह जाती है उसमें से भी 15% प्रोफेशनल लाइफ में आती है। तो उससे हमारे यहाँ एक तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ वैसे भी फीमेल डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन एक हमारे यहाँ कल्चर है यहाँ पे कि डॉक्टर्स के ख़वातीन को जो है प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने से थोड़ा मुश्किलात होती है। वहाँ आप क्या देखते हैं, वहाँ फीमेल डॉक्टर्स की तादाद कितनी है और उनका इनपुट मेडिकल इंडस्ट्री में कितना है? पहली बात ये कि हाँ, ये एक अनफॉर्चुनेट ये है कि सबसे बड़ा मसला, आपको पता है सबसे बड़ा मसला क्या है? कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर बनाएंगे तो उनकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी। अच्छा, मलेशिया बहुत डिफरेंट है, इट्स सो प्रोग्रेसिव। फीमेल्स को वो बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं एंड एक वो होता है ना पढ़ी लिखी बाशऊर कौम या ख़वातीन जो है। मजे की बात है, जिस तरह मैं काम कर रही हूँ, सिर्फ मैं पाकिस्तान से आई, मैं तो पाकिस्तान से आई हूँ, यहाँ के अपने लोग जो है दे आर लिविंग इन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो एक स्टेट में काम नहीं करते। इनका जो डिग्री प्रोग्राम है डिफरेंट स्टेट्स में होता है। आपने डिफरेंट स्टेट्स के हॉस्पिटल जाना होता है तो एक साल आपने IGN करना होता है। तो वो लोग आराम से यहाँ आते हैं, दे आर यूज टू इट, और वो यहाँ एक साल आराम से रह रहे होते हैं पेरेंट्स से दूर, और मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर लर्निंग। और इसमें उनको कोई अजीब सी बात नहीं लगती। सर हम लोग को फिर भी अजीब लगता है ना, हम बच्चों को भेजने से पहले 10 दफा सोच रहे होते हैं। ये इनका पार्ट है, मतलब एवरीवन हैज टू गो थ्रू इट एंड दे आर ओके विद इट। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे यहाँ मिली। इट डजंट मैटर वो बच्चे, शी इज मैरिड, उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन उसको 1 साल यहाँ गुजारना है वहाँ अपना स्टेट छोड़ के, तो वो यहाँ आएगी और गुजारेगी, तो और उसके बाद करके वापस जाएगी। दिस इज पार्ट ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस। उसका फायदा ये होता है कि ये आपस में जो है कोलैबोरेट भी करते हैं। इनकी MDTs होती हैं जिसको हमने लिया है, जिसमें ये होता है कि ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं इनसे डिस्कस करते हैं, फिर ये आपस में जो है जूम पे मीटिंग करते हैं, बाकायदा मॉर्निंग मीटिंग 2-3 घंटे की मॉर्निंग मीटिंग होती है, उसमें वो पेशेंट्स पूरे डिस्कस होते हैं, और इफ दे कैन देन दे टेक इट अप और फिर वो उसको ट्रीट करके वापस भेजते हैं। इनका बहुत जबरदस्त एम्बुलेंस, हम लोग तो एम्बुलेंस से सोचते हैं ना कि बच्चा इधर से उधर जाएगा, इनका एयरप्लेन में बाकायदा बुक होता है सीट्स, इनका एयरबस है, एम्बुलेंसेज है, डॉक्टर्स नर्सेज सब बच्चा लेकर आ रहे होते हैं, बाकायदा पूरे आपको ओवरव्यू दिया जा रहा होता है। और इनका एक्चुअली हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये मेडिको लीगल का है। हमारे यहाँ जो है किसी चीज़ की पुछवाई नहीं होती, यहाँ हर चीज़ की पुछवाई होती है। यहाँ अगर कोई मोर्टेलिटी हो जाए तो उसकी जो है पूरी उस पे जो है टीम बैठेगी, उस पे डिस्कशन होगा, फिर
ये किसकी गलती थी, क्या करना चाहिए था। तो दिस इज अ लर्निंग कर्व एज वेल, कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उस पर इम्प्रूव करें। दैट इज वेरी नाइस। उसके अलावा यहाँ जिस तरह दवाइयों के बारे में आपने मुझसे पूछा था कि यहाँ क्या करते हैं, यहाँ दवाइयाँ ऑल्दो डॉक्टर्स लिखते हैं बट इट्स चेक बाय द फार्मासिस्ट। उसकी डोजेज फार्मासिस्ट चेंज करवा सकता है, आपको आके बताएगा। ड्रग आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपने अगर एंटीबायोटिक दी है तो क्यों दी है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ मतलब एवरीथिंग हैज टू बी जस्टिफाइड। यहाँ आप अपनी मर्जी से ना हर चीज नहीं कर सकते। जैसे मैंने इको किया, चीज की, मैंने आगे भेज दिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप जो है बच्चे लोगों के जो है ना पैसे जाया कर रहे हैं। यहाँ बाकायदा वो इको पैक्स पे ट्रांसफर होगा, सब लोग बैठ के देखेंगे, उस पे कमेंट्स होगा, उस मतलब एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। इतनी ट्रांसपेरेंसी मैंने आज तक नहीं देखी। सो एट द सेम टाइम इट्स लर्निंग ऑल्सो कि आप इतने बड़े बड़े जायंट्स में, इतने बड़े बड़े लोगों में आप किस तरह जो है अपनी चीजें जस्टिफाई कर सकते हैं, किस तरह आप सीखते हैं। सो इट्स अमेजिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी। और इस तरह ये होता है कि आप जो है पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना ये बहुत बड़ी लैकिंग है। जब आपके बारे में देख रहा था, पढ़ा था, तो मुझे पता चला बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ वॉलंटियर भी काम करती हैं, लाइक अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के लिए भी काम कर रही हैं और दीगर मामलात में भी। और अब आप वुमेन क्रिकेट टीम को भी, आप पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है उनकी भी टूर्नामेंट्स करवाती रही हैं। सो ये इस तरफ स्पोर्ट्स की तरफ और इस तरफ एज अ डॉक्टर आप ख़वातीन के लिए काम करने के लिए कैसे आपके माइंड में है, पाकिस्तान में स्पेशली? ओके, अच्छा पता नहीं, हमारे यहाँ जो है ना एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने सिर्फ डॉक्टरी करना है। देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू टुगेदर। आई थिंक आई बिलीव इन गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। आप अपनी कम्युनिटी को डेवलप करें, कम्युनिटी के लिए काम करें, नई चीज़ें लेकर आएँ। इस तरह आपको खुद सीखने के लिए मिलता है और आपको समझ में आता है कि क्या हो सकता है। अच्छा, आई एम ऑल्सो एंगेज विद एम्पा, अमेरिकन पाकिस्तान डेवलपमेंट फॉर्म, जो कि डिफरेंट बिजनेसेस को डेवलप करता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में लेकर आता है और कोलैबोरेशंस बढ़ाता है। उस समय मुझे बहुत हेल्प मिली है। उसमें मैंने इंडस के साथ भी काम किया है, उनके साथ भी MOU साइन किए हैं, और उनकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ भी ना हमने किया है काम। सो एक आइडिया आया था, मैंने कहा कि जब लड़कों की क्रिकेट टीम हो सकती है, फला की हो सकती है, तो लड़कियों को क्यों नहीं, लड़कों के नहीं। तो दैट वाज एन आइडिया, जो डेफिनेटली हर चीज़ एक आइडिया से शुरू होती है। फिर मैंने जनरल सेक्रेटरी नासिर वजाहत और नुबान अहमदानी, जो स्पोर्ट्स के जो उसके डायरेक्टर, उनसे बात की। फिर वी कम अप विद, मुझे जब डॉक्टर राजेश से ग्रीन सिग्नल मिला तो हम लोगों ने डिफरेंट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ की फीमेल्स जो क्रिकेट खेलती हैं या इंटरेस्टेड है, उनको इन्वॉल्व किया। मैंने अपने हॉस्पिटल को भी इन्वॉल्व किया। दे वर वेरी सरप्राइज, क्योंकि ये पहली दफ़ा जो है इस तरह का किसी ने इनिशिएटिव लिया था। एंड आई हैव टू टेल यू, मुझे पॉजिटिव मतलब मिला। तो उसकी वजह से फिर हम लोगों ने पूरा एक ऐसा इवेंट किया जो कि इंटरनेशनल टेप बॉल काउंसिल, USA टेप बॉल काउंसिल और एशियन टेप बॉल काउंसिल, इन सब ने उसको फॉलो किया। दे गेव मी, आई रिमेम्बर्ड कि मैं वीडियोस लगाती थी उसके, हम लोग जो करते थे, एंड दे वर वॉचिंग, दे गेव वेरी पॉजिटिव फीडबैक। और उसका मतलब इट स्टार्टेड विद समथिंग, एंड पता चला कि दे इनवाइटेड पाकिस्तान टू प्ले फॉर श्रीलंकन टीम, के वहाँ पूरी सीरीज हो रही है, उसमें जो है फीमेल्स फ्रॉम पाकिस्तान आर इनवाइटेड टू प्ले टेप बॉल, जिसमें दे हैव टू ओनली अरेंज फॉर देयर टिकट्स। वहाँ रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ फ्री है। दैट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय श्रीलंका, एंड व्हेन whoever will win from that, they will be going to USA for women's tape ball. So it was a very small thing, and वही होता है ना कि आप सोचते भी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे डॉक्टर साहब, हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मुझे पता है पाकिस्तान में, जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि हर साल 50 से 60,000 बच्चे हार्ट की डिजीज के साथ पैदा होते हैं। तो क्या गवर्नमेंट को या पेरेंट्स को या ओवरऑल क्या इस तरह के इकदाम किए जाएं ताकि ये जो नंबर है ये कम होना शुरू हो जाए और बच्चों की ट्रीटमेंट, बच्चे इस बीमारी से पैदा ना हो? ओके, पहली बात ये कि एक मरूसी बीमारी है। डेफिनेटली अगर फैमिली में एक बच्चे को है तो 10% चांसेस एवरी प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है।
पहली बात है। दूसरी बात है, बहुत सारी इसमें बीमारियां ऐसी हैं कि जो कि ट्रीटमेंट उनका मौजूद है पाकिस्तान में, डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। NICVD का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो ओवर 1000 सर्जरीज पर ईयर करते हैं और मेजॉरिटी उसमें यही VSDs हैं, टॉफ है, दीज आर, और इस तरह के वो जिस तरह के नीले बच्चे होते हैं, टॉफ एक होता है जिसमें जो है एक सुराख भी होता है और जो फेफड़ों को जो नस जा रही होती है वो भी तंग होती है, उसकी भी इलाज मौजूद है। बहुत सारे इस तरह की वो हैं जिनके इलाज मौजूद हैं और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आए, मतलब आपको ऑप्शंस दे सकते हैं और चीज़ें हैं। अब ये है कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि डेफिनेटली माँ की उस पे करना चाहिए, मदर की हेल्थ पे, फिर मेडिकेशंस पे, एक बहुत बड़ा इशू मेडिकेशंस है, फिर इन्फेक्शन से बताना चाहिए, उसको वैक्सीन्स लगानी चाहिए ताकि फिर अगर इन्फेक्शंस नहीं होंगे तो उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह शुगर, अगर मदर शुगर है तो उसको जो है कंट्रोल करना चाहिए उनको, अगर शुगर कंट्रोल होती है तो उसमें भी चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट मल्टीविटामिन्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी कमी की वजह से जो है आपको मौरूसी बीमारियां हो जाती हैं, तो उन पे भी आपको जो है अपनी ग़िज़ाइयत पे काफ़ी काम करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह बहुत सारी चीज़ों पे अगर, और उसके अलावा भी अगर आप फीटल इको करके देख सकते हैं तो बहुत सारे इलाज मौजूद हैं। अब यह है कि अगर वही बात है, अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग इस पे काम करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। अगर मदर की मैल न्यूट्रिशन, एक यहाँ स्टडी हुई थी बाकायदा जिसमें यह था कि अगर कंजेनाइटल बीमारियाँ, जो मौरूसी बीमारियाँ, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू मदर्स मैल न्यूट्रिशन। अगर मदर जो है मैल नरिश्ड है तो इसमें जो है ये कंजेनाइटल मुख्तलिफ किस्म की मौरूसी बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें बाकायदा पूरी एक स्टडी हुई थी। तो इसमें पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन डेवलपिंग कंट्रीज में आता है जिसमें जो है ये बहुत बड़ा मसला है। इट्स अलार्मिंग पेस। तो बेहतर है कि मदर्स, हेल्दी मदर हेल्दी नेशन, तो मदर्स की आप न्यूट्रिशन पे मेहनत करें, उनको अच्छी ग़िज़ा दें, उनकी सेहत, जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत का ख्याल रखें, तो उसका बच्चों पे भी अच्छा असर पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट, और होप करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और आप जो वहाँ से सीखेंगे वो पाकिस्तान में उसको इनिशिएट करेंगे और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको उससे फ़ायदा होगा। और आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी डिस्कशन जो हमने बात की है वो अच्छी लगी होगी। थोड़ा खुश्क मौजू ज़रूर था, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेहत आमा के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर बच्चों की सेहत के हवाले से। और जो पाकिस्तान में दिल के अमराज के जो बच्चे हैं, तकरीबन पाकिस्तान में 50 से 60 हज़ार बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं। ये नंबर्स हमें कम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे सेहतमंद हो और अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारें। तो फ्यूचर सोच के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें, और आपकी कोई सजेशंस हो कि किस तरह के मौज़ूआत पर हम बात कर सकते हैं, करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।